नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि नीतीश सरकार मंत्री परिषद के कम से कम 10 पद खाली है, जिसकी जल्द से जल्द घोषणा हो सकती है इसके विस्तार के। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें हमें कई नए नाम भी देखने को मिल सकते हैं, तो जिसने पूरे सियासी हलचल को एक बार फिर से तेज कर दिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, इस पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो नवेंदु, विस्तार कब हो सकता है, क्योंकि खबर बहुत ज्यादा तेज होती जा रही है। देखिए, बड़ी खबर आई है कि नीतीश मंत्रिमंडल में 10 और मंत्रियों की शपथ ग्रहण बहुत जल्दी होगी। आपको बता दें कि मकर संक्रांति का समय तय किया गया है और यह कहा गया है कि मकर संक्रांति के बाद किसी भी दिन नीतीश कुमार के कैबिनेट में 10 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, यानी 10 विधायक शामिल होंगे जो कि मंत्री बनेंगे। अब यह है कि अब मंत्री कौन कौन बनेगा ये तो हम आगे बात करेंगे इस पर, लेकिन पीएम मोदी से दिल्ली में नीतीश कुमार की मुलाकात, उस दौरान सम्राट चौधरी का साथ होना और नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह का साथ होना, वहां पर इस बारे में चर्चाएं की गई, क्योंकि बिहार में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले सारे सियासी समीकरण को बीजेपी और जेडीयू दुरुस्त करना चाहती है। 10 मंत्री पद खाली हैं, जिसमें कि 6 नीतीश कुमार के कोटे से बनने हैं और 4 बीजेपी के कोटे से बनने हैं। और जो प्रस्तावित मंत्रिमंडल है उसमें कुल 36 मंत्री होंगे, जिसमें 15 जेडीयू के होंगे, उसमें सीएम नीतीश भी हैं, 17 बीजेपी के होंगे, 2 लोजपा रामविलास के होंगे और एक कुशवाहा और जीतन राम मांझी को मिला है। तो अब जो 10 पद खाली हैं उनमें से 6 जेडीयू के मंत्री बनेंगे और 4 बीजेपी के मंत्री बनेंगे। हालांकि कहा यह भी जा रहा था कि चिराग पासवान को एक और मिल सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि जेडीयू के बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं, बीजेपी के बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जिनके पास 2-2 विभाग है। ऐसे नेताओं का अगर बात की जाए तो जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, जिनके पास 5 डिपार्टमेंट है। आप सोच लीजिए कि 5 डिपार्टमेंट का बोझ वो अकेले उठा रहे हैं। उसके अलावा विजय चौधरी के पास 4 डिपार्टमेंट है और श्रवण कुमार और सुनील कुमार के पास 2-2 विभाग हैं। ये जेडीयू के बड़े मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबियों में से इनकी गिनती होती है। इसी तरह बीजेपी कोटे से विजय सिंह, मंगल पांडे और अरुण शंकर प्रसाद के पास 2-2 डिपार्टमेंट हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार होना बेहद जरूरी है और इसी को लेकर ये तमाम बातें चल रही हैं। और ये जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, इसमें सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो जाति छूट गई है, जिसका प्रतिनिधित्व इसमें कम है, उसको कैसे मौका दिया जाए। नीतीश कुमार की ओर से कहा जा रहा है कि कुशवाहा मंत्री बनाए जा सकते हैं। एक कुशवाहा की एंट्री तय मानी जा रही है, वहीं वो एकाध कुर्मी चेहरों को और मौका देंगे, क्योंकि उनकी सियासत उसी के आसपास घूमती है। तो इसमें जातीय समीकरण हमें देखने को मिलेगा, पूरी तरह से जातीय समीकरण देखने को मिलेगा। कहा यह भी जा रहा है कि जेडीयू किसी युवा को मौका देगी, क्योंकि नीतीश के जितने भी मंत्री हैं ज्यादातर उनमें से ऐसे हैं जो कि नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जो पहले से कई बार मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में जेडीयू युवाओं को एक मैसेज देने की कोशिश करेगी कि हमारे पास युवा भी है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार युवाओं को मौका दिया है। श्रेयसी सिंह को खेल मंत्री बनाया गया है। उसके अलावा एक आध मंत्री और हैं जिनकी उम्र जो है वो कम है और उनको मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी दी गई है। तो जेडीयू में ऐसे लोगों की संख्या कम है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की भी उम्र कम है। उसके अलावा जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन हैं, उनकी उम्र भी ठीक ठाक है। हालांकि उन लोगों पर सवाल उठ रहे हैं कि इन्होंने अपने घर परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया है और चिराग पासवान ने 2 लोगों को मंत्री बनाया है। अब सारा फोकस इस बात पर होगा कि जेडीयू से वो 6 नाम कौन से होते हैं, उनमें महिलाएं कितनी होती हैं, उनमें सवर्ण कितने होते हैं, ओबीसी कितने होते हैं, दलित कितने होते हैं, ईबीसी कितने होते हैं, और बीजेपी जिन 4 चेहरों को मौका देगी उसमें कौन सी जाति के मंत्री होंगे। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी, ये तो तय माना जा रहा है कि एक ब्राह्मण उसमें जरूर नजर आएंगे, क्योंकि पूरे कैबिनेट में सिर्फ मंगल पांडे ब्राह्मण चेहरे हैं। जबकि बीजेपी की ओर से पहले कभी ऐसा नहीं देखने को मिलता था कि इतना बड़ा मंत्रिमंडल हो, उसमें सवर्ण जातियों की संख्या इतनी कम। हालांकि इस बार ठाकुर राजपूत जिनको आप कहते हैं उनकी संख्या ठीक ठाक है, भूमिहार की संख्या ठीक ठाक है। वहीं बीजेपी देखेगी कि दलित और ओबीसी में उसका कॉम्बिनेशन कहां पर पिछड़ रहा है, तो उस हिसाब से मौका देगी। क्या किसी महिलाओं को भी मौका मिल सकता है, इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही है। उसी तरह से जेडीयू को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है। कई बार तो ये भी खबरें आ रही हैं कि निशांत कुमार का हो सकता है मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं वो, लेकिन इसकी संभावना कम नजर आती है, क्योंकि नीतीश कुमार अभी एक्टिव हैं। जब नीतीश पॉलिटिकली रिटायरमेंट लेंगे, राजनीति से संन्यास लेंगे, तो फिर निशांत कुमार राजनीति में आ सकते हैं। लेकिन सियासत में कभी भी कुछ हो सकता है, किसी को भी पुत्र मोह हो सकता है, किसी को भी पिता मोह हो सकता है। तो ऐसे में कुछ भी संभावनाएं देखने को मिल सकती है।
यानी ये तय मानकर चलिए कि मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। अभी खरमास का समय चल रहा है और इसी वजह से ये काम रुका हुआ है। नितिन नवीन को जब अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद से बीजेपी में ये बातें तेज हो गई। नितिन नवीन से भी नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, तो इन मुलाकातों में चाहे मोदी की नीतीश से हो, नितिन नवीन की नीतीश कुमार से हो, या फिर सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की अमित शाह से हो, वहां पर निश्चित तौर पर ये चर्चाएं हुई होंगी। और मंत्रिमंडल इसलिए सरकार जल्द से जल्द निपटाना चाहती है क्योंकि जब सारे मंत्रियों को उनके डिपार्ट पूरी तरह से आवंटित कर दिए जाएंगे उसके बाद काम की रफ्तार बढ़ जाएगी। फिर धीरे धीरे मंत्री अपने विभागों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हो जाएंगे, जो उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ है वो कम हो जाएगा और आने वाले समय में इसका इंपैक्ट ये देखने को मिलेगा कि मंत्री अपने जो उनके डिपार्टमेंट होंगे उसको और बेहतर तरीके से चला पाएंगे ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। और ये सियासी तौर पर भी बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि खबरें ये भी चल रही हैं कि तेजस्वी यादव के कई विधायक बीजेपी संपर्क में हैं। क्या वो मकर संक्रांति से पहले बीजेपी का दामन थामते हैं, जेडीयू का दामन थामते हैं? अगर कोई एनडीए में शामिल होता है तो हो सकता है उसे भी मंत्री पद दिया जाए। यानी सियासी समीकरण बहुत कुछ कह रहे हैं और बिहार में इस वक्त माहौल गर्म है क्योंकि राज्यसभा चुनाव होने वाला है। यानी कि जो कहा जा रहा है कि 14 तारीख के बाद बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं, हमें पता चलेगा कि वो कौन से नए चेहरे हैं और कौन से वो युवा नेता है जो इस बार शामिल होंगे। निश्चित तौर पर ये 14 तारीख मकर संक्रांति के पहले ही सब कुछ साफ हो जाएगा। उन नामों की चर्चा होने लगेगी। लेकिन बीजेपी में आप देख लीजिए कि फैसला जब होता है तो किसी को पता नहीं होता है। इसी बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो किसको मालूम था कि संजय सरावगी जैसे नेताओं को मंत्रिमंडल से हटा दिया जाएगा, नीतीश मिश्रा को मंत्रिमंडल से हटा दिया जाएगा, नीरज छातापुर से विधायक है नीरज बबलू, उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया जाएगा, कई दिग्गजों को हटाया गया, जेडीयू से भी जयंत राज कुशवाहा को हटाया गया। लेकिन बीजेपी की पॉलिटिक्स यहाँ पर थोड़ी जेडीयू से अलग है। वो अचानक से वो नाम तय होंगे, दिल्ली से वो नाम तय होंगे और इस हिसाब से तय किए जाएंगे कि बिहार के बगल में बंगाल है और वहां चुनाव होने वाले हैं। एक मैसेज वहां जाए कि जिन लोगों को हमने मौका दिया है उनका भी कुछ स्टेक आपके साथ हो सकता है। तो ऐसे में अब सारा समीकरण जो है वो पीएम मोदी पर डिपेंड करता है वो किन चेहरों को आगे करते हैं। हालांकि इस मंत्रिमंडल की खासियत है कि बीजेपी के ज्यादातर नेता युवा हैं। आप युवा राजनीति में युवाओं की उम्र 50 साल से आप कम नहीं मान सकते हैं। राजनीति में जो 50-60 साल के हैं वो खुद को युवा मानते हैं। तो बुजुर्ग मंत्रियों की संख्या इस बार कम है। हालांकि जेडीयू में ज्यादा देखने को मिल रही है, चाहे श्रवण कुमार हो, उसके अलावा विजेंद्र प्रसाद यादव हो, विजय चौधरी हो, सारे सीनियर लोग हैं। लेकिन बीजेपी में इसकी संख्या कम है। अब आने वाले समय में देखने में ये मिल सकता है कि जेडीयू जो 6 लोगों को मौका देगी उन 6 में से कितने युवा होंगे और बीजेपी जिन 4 को देंगे उसमें से कितने युवा होंगे। आपने महिलाओं का भी जिक्र किया, तो क्या किसी महिला नाम पर चर्चा चल रही है? निश्चित तौर पर बीजेपी में कई महिला विधायक हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि 2 नाम जो रमा निषाद का है और श्रेयसी सिंह का है जो मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी ज्यादा फोकस करेगी कास्ट कॉम्बिनेशन पर। अगर उसमें से कोई महिला फिट बैठेंगी तो निश्चित तौर पर उसको मौका मिलेगा। लेकिन ज्यादा इस बात पर जोर दिया जाएगा कि क्या जातिगत समीकरण बैठता है, क्योंकि दूसरी ओर नीतीश कुमार भी हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी भी 2 महिलाओं को बना देगी, जेडीयू भी 2 महिलाओं को बना देगी। इस तरह से बनाया जाएगा कि ये सवाल ना उठे कि महिलाओं को मौका नहीं मिला। इसलिए ये मानकर चलिए कि 1 या 2 महिलाएं ही होंगी सबको। 10 में से 1 या 2 महिलाओं को मौका मिलेगा। ज्यादातर विधायक पुरुष हैं इसलिए उनकी संख्या ज्यादा होगी। क्या नीतीश कुमार किसी महिला को मौका देते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में सिर्फ लेसी सिंह जो है वही महिला मंत्री हैं, इसके अलावा कोई भी महिला मंत्री नहीं है। अब देखना यह होगा कि 3 मंत्रिमंडल में 3 महिलाएं हैं, इसके अलावा और कितनी महिलाएं शामिल होती है। लेकिन सरकार चूंकि महिलाओं का वोट उनको बड़े पैमाने पर मिला है, चाहे जीविका दीदी योजना से मिले, 10,000 रुपए से मिले, तो महिलाओं के भीतर एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि आपने हमें वोट दिया है तो आपका प्रतिनिधित्व हमने दिया है और हम लगातार महिलाओं को मौका दे रहे हैं। किस उम्र की महिलाओं को इस मंत्रिमंडल में सेट करना होगा ये देखने लायक होगा। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ये चर्चा अचानक से इतनी ज्यादा तेज क्यों हो गई? जब पीएम मोदी और अमित शाह से दिल्ली मुलाकात हुई, उसके बाद जब नीतीश कुमार है, तब से ये चर्चा बहुत ज्यादा तेज हो गई है। देखिए, सरकार बने लगभग महीने भर का समय होने को हो गया है। तो ऐसे में अब जब सरकार तेजी से काम करना शुरू कर दिया है सरकार ने, तो आप सोचते हैं कि आपकी जो कमियां हैं, जो कम बेसी है, उसको पूरी तरह से दुरुस्त किया जाए और इसी को लेकर जो मंत्रिमंडल में खाली जगह है उसको भरा जाएगा। क्योंकि आप एक छोटा सा उदाहरण समझ सकते हैं, किसी ऑफिस में 10 लोगों की जरूरत है, वहां पर 7 लोग काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर है कि 3 लोगों का भार उनके ऊपर है। अगर सब पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया जाएगा तो उनका भार हल्का हो जाएगा, फिर काम सुचारू रूप से चलेगा। यह चर्चा इसलिए तेज हो गई क्योंकि यह माना गया था कि मंत्रिमंडल विस्तार तुरंत हो जाएगा। कई जगहों पर देखने को मिलता है कि जैसे ही सरकार बनती है वहां कम लोगों की शपथ ग्रहण होती है, उसके कुछ दिन बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार हो जाता है। लेकिन बिहार जो इसलिए अहम है
क्योंकि राज्यसभा चुनाव भी होने वाले हैं, वहां जेडीयू भी उम्मीदवार उतारेगी, बीजेपी भी उम्मीदवार उतारेगी, और सबसे बड़ा फैक्टर है वो है काम, किस तरह से सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे वो बुलडोजर एक्शन हो, एनकाउंटर पॉलिसी हो, विकास कार्य हो। ऐसे में मंत्रियों को अगर उनके डिपार्टमेंट पर पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया जाएगा तो उसके बाद काम बेहतर तरीके से किया जाएगा। अगर आप इसको लंबे समय तक लटकाए रखेंगे तो फिर मंत्रियों के पास, एक ही मंत्री के पास अगर इतने इतने डिपार्टमेंट रहेंगे तो वो बोझ के तले दबे रहेंगे और उनको भी फैसले लेने में दिक्कत होगी। इसलिए ये पिछले ही कुछ, ऐसा नहीं है कि अभी खबरें कुछ आई है, कई दिनों से खबरें चल रही थी कि बिहार में कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, और जब बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग एक दूसरे के साथ हो गई तो इन बातों पर मुहर लग गई। इंतजार सिर्फ खरमास खत्म होने का किया जा रहा है। जैसे ही शुभ समय आएगा तमाम मंत्रियों के नाम के ऐलान हो जाएंगे और नीतीश सरकार और मजबूती से फिर जनता के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ेगी। यानी कि नीतीश कैबिनेट की जल्द ही विस्तार हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो कौन कौन से नए चेहरे होंगे जो इसमें शामिल होंगे। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।